हेलो बच्चों, देखिए हमारी जो सीरीज़ है ना, इसी को कंटिन्यू करते हैं। 5000 प्लस एमसीक्यूज़ की जो आप लोगों की सीरीज़ है, ओके। तो इसके मैंने बहुत से पार्ट्स अपलोड कर दिए और एक अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट है बच्चों, आप उसी को फॉलो कर सकते हैं। उसमें जो है लगभग जो है 126 आई थिंक वीडियोज़ हैं उसमें, ओके। तो सीरीज सभी आपके जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम है, चाहे तुम्हारे अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम होने या फिर सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और आपको क्विक रिवीजन के लिए इसका पीडीएफ चाहिए तो फार्मासिस्ट ऐप पे विजिट कर सकते हो, वहाँ पर इसका पीडीएफ कोर्स है, ओके। बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स भी है ऐप पर, तो ऐप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक जरूर कीजिएगा। तो इसमें जो है बच्चों नेक्स्ट 50 क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो हमने 8800 तक के क्वेश्चन कर लिए थे ना, तो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हैं आज के वीडियो में, ओके। जितने भी प्रीवियस जो भी तुम्हारे क्वेश्चन जो भी तुम्हारे पेपर होते रहते हैं ना फार्मेसी के हमारे, तो मैं सभी के क्वेश्चंस इसमें ऐड करने की पूरी कोशिश करती हूँ। जैसे कि अभी हमने गुजरात का जूनियर फार्मासिस्ट का देखो 29 मार्च को पेपर हुआ था, वो स्टार्ट करा हुआ है ना। तो अभी उसको कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरा पेपर स्टार्ट करेंगे। चलो भाई स्टार्ट करें हमारा वीडियो, ओके। बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखिए क्वेश्चन है, विच फाइबर वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग ऑइंग टू इट्स प्योरिटी एब्जॉर्बेंसी एंड हाइपोएलर्जिक प्रॉपर्टी। बताइए कौन से फाइबर की बात हो रही है। हैम्प है, कॉटन है, जूट है, सीसल है। तो बच्चों ये होता है कॉटन। कॉटन मोस्ट अप्रोप्रिएट है सर्जिकल ड्रेसिंग से, क्योंकि ये प्योर होता है, इसकी एब्जॉर्बेंसी होती है ना, और हाइपोएलर्जिक प्रॉपर्टी की वजह से कॉटन को हम लोग जो है यूज़ करते हैं। कह रहे कॉटन सॉफ्ट, नॉन इरिटेटिंग और जनरली हाइपोएलर्जिक होता है ना, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। कह रहे प्राइमरी पर्पस ऑफ पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है। तो इसमें क्या करते हो बच्चों, डीएनए जो होता है उसको एम्पलीफाई करा जाता है ना। छोटे से डीएनए को एम्पलीफाई करके मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करते हैं पीसीआर के थ्रू, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू। कह रहे सेपरेट आरएनए स्ट्रैंड, सिंथेसाइज प्रोटीन, डिग्रेड डीएनए, बिल्कुल नहीं भाई। एम्पलीफाई करना टारगेट सीक्वेंस ऑफ डीएनए। भाई तुम्हारे पास एक डीएनए की सीक्वेंस है, तुम्हें अलग अलग उसको स्टडी करना है ना, तो एक ही सीक्वेंस को भाई ऐसे स्टडी करेंगे तो पॉसिबल नहीं। तो क्या करोगे तुम, उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लोगे, है ना, जिससे कि तुम्हें स्टडी करने में आसानी रहेगी। जैसे कि कोई भी पेज को हम लोग फोटोकॉपी करा के मल्टीपल उसकी कॉपी क्रिएट करा लेते हैं, ऐसे क्या होता है इस जो ये टेक्निक है, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें डीएनए की जो सीक्वेंस है ना बच्चों, उसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब इसको बोलते हैं एम्पलीफाई करना, एम्पलीफिकेशन इसे कहा जाता है, ठीक है। तो डीएनए की सीक्वेंस को, डीएनए को एम्पलीफाई करना, ओके। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर क्लास ऑफ प्लांट हार्मोन। देखो प्लांट हार्मोन तुम्हारे फाइटो हार्मोन्स जो होते हैं, ऑक्सिन होता है, जिबरलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, एब्सिसिक एसिड होता है और इथाइलिन होता है ना। ये तीनों ग्रोथ को प्रोमोट कराते हैं, ये ग्रोथ को इनिबिट कराते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। देखो एड्रेनलिन नहीं होता भाई, टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, इंसुलिन नहीं होता। आंसर क्या है भाई तुम्हारा, ऑक्सिन होता है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स में, है ना। टेस्टोस्टेरोन तो हमारा क्या है भाई, मेल सेक्स हार्मोन में आप लोग पढ़ते हो टेस्टोस्टेरोन आता है। एड्रीनेलिन एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला से रिलीज होने वाला एड्रेनलिन, और एड्रेनलिन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इंसुलिन भाई हमारे ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करके रखता है हमारा इंसुलिन। अगर इंसुलिन कम हो गया तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ओके। कह रहे विच कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड नेचुरली बाय बीज। बाई बीज मधुमक्खी, है ना, बीज से मिलता है नेचुरली हमें। कॉमनली यूज एज स्वीटनर होता है बच्चों फार्मेसी में, बताओ। हनी है, अकेशिया गम अकेशिया, तो ये तो मिलता है इंडियन गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका लेगुमिनोसी फैमिली होती है ना। ट्राकैंथ एस्ट्रेगेलस गमीफर लेगुमिनोसी फैमिली। अगार रेड एल्गी जिलेडियम अमनसी, इन सबसे मिलता है। बचा क्या, हनी। भाई तुम्हें हनी मिलता है नेचुरली, मिलता है ना हमें मधुमक्खियों से, शहद मिलता है, और स्वीटनर तो है ही फार्मेसी में, ऑप्शन 1 हो गया। वट इफेक्ट डज कोल्सन मोफिट मॉडिफिकेशन हैव ऑन बॉन्ड लेंथ इन साइक्लोप्रोपीन में बॉन्ड लेंथ पर क्या मतलब कि इफेक्ट है। कोल्सन मोटिफ मॉडिफिकेशन कुछ होता है बच्चों, ठीक है। तो कह रहे हैं इसमें क्या होगा, बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं तुमको आंसर बता रही हूँ। बॉन्ड लेंथ कह रहे शॉर्टर होता है ड्यू टू बेंट बॉन्ड इन साइक्लोप्रोपेन रिंग। ये जो इफेक्ट है, ये जो कोल्सन मोफिट मॉडिफिकेशन है बच्चों, इसकी वजह से क्या होता है, बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होता है बेंट बॉन्ड की वजह से साइक्लोप्रोपेन की रिंग में, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, समझ लो इसको थोड़ा सा
कह रहा है बेस्ड ऑन कोल्सन मोफिट एक मॉडिफिकेशन होता है बच्चों। कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है साइक्लोप्रोपेन में डू नॉट ओवरलैप इन ए स्ट्रेट हेड ऑन मैनर लाइक नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड की जैसे ओवरलैप नहीं करते। इंस्टेड दे ओवरलैप एट एन एंगल रिजल्टिंग इन बेंट बॉन्ड या बनाना बॉन्ड, है ना। ये स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन मींस दैट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ स्लाइटली शॉर्टर होता है कंपेयर टू नॉर्मल कार्बन कार्बन बॉन्ड। ओके, कह रहे फॉर असेसिंग बॉन्ड डिसऑर्डर्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस विच एंजाइम कॉमनली मेजर्ड बाय लेबोरेटरी टेस्ट। बताइए बॉन्ड डिसऑर्डर्स को तुमने असेस करना है, बताओ कौन से एंजाइम से आपको पता लग जाएगा डायग्नोज करने से। क्रिएटिनिन काइनेज से, एलिनिन ट्रांसअमीनेज से, ग्लूकोज ऑक्सीडेज से, अल्कलाइन फॉस्फेटेज से। तो किससे पता लगेगा भाई, हमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज से पता लग जाएगा। ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा। जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है ALP इसको बोलते हैं, ये ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स प्रोड्यूस करती है बच्चों, और ये की इंडिकेटर है बोन के मेटाबॉलिज्म का। अगर इसका लेवल बढ़ गया सीरम में, अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल बढ़ गया, इससे क्या पता लगेगा, एसोसिएटेड विद बोन डिसऑर्डर जैसे कि पैगेट डिजीज हो गया, ऑस्टियोमलेशिया हो गया, रिकेट्स हो गया, बोन के कैंसर, है ना। अगर इसका लेवल हमें बढ़ा हुआ दिख गया तो मतलब कि कोई ना कोई बोन का डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, है ना। तो ये इंडिकेटर होता है बोन के मेटाबॉलिज्म का। अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रखी है, बोन का डिसऑर्डर हो रखा है। क्रिएटिनिन काइनेज जो होता है ये टिपिकली यूज करते हो मसल के डिसऑर्डर्स के लिए। एलिनिन ट्रांसअमीनेज हम लीवर डैमेज के लिए यूज करते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीडेज हम ग्लूकोज के लेवल को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोसीजर्स फॉर हैंडलिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट। प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग में बच्चों रिसीविंग आता है, रीडिंग और चेकिंग आता है, कलेक्टिंग एंड वेइंग ऑफ मटेरियल आता है, लेकिन रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस नहीं आते। एक्सेप्ट में ऑप्शन 2 आ गया। वाई आर इंट्रानेजल इनसफलेशंस डिफरेंट है फ्रॉम अदर इनसफलेशन से। इंट्रानेजल इनसफलेशंस कैसे डिफर करते हैं। इनेबल सिस्टमिक ड्रग एब्जॉर्प्शन बिल्कुल करेक्ट है। अप्लाई टू द ईयर ओनली। इंट्रानेजल के नाम से पता लग रहा है भाई ये नेजल के लिए ना कि ईयर के लिए। ये यूज लिक्विड इंस्टेड ऑफ पाउडर ड्रग, ऐसा नहीं होता, यूज्ड ओनली फॉर लोकल ड्रग एक्शन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 1 आ गया, इनेबल सिस्टमिक ड्रग एब्जॉर्प्शन। विच सेल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग। कोलाजन फाइबर को सिक्रेट करती है बच्चों टू बाइंड टू वुंड मार्जिन टुगेदर ड्यूरिंग प्राइमरी हीलिंग। कौन सी सेल्स होती है ये जो रिस्पॉन्सिबल है, क्या करेंगी बच्चों, कोलाजन फाइबर को सिक्रेट करती है ताकि वो बाइंड करे वुंड के मार्जिन से टुगेदर ड्यूरिंग प्राइमरी हीलिंग के दौरान। एपिथेलियल सेल्स होंगी, मैक्रोफेज, फैगोसाइट नहीं होंगी बच्चों, फिब्रोब्लास्ट होती है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। विच स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन इंक्रीज कराएगा भाई लिपिड सोल्युबिलिटी बार्बिट्यूरेट्स का। कह रहे हैं इंट्रोडक्शन कर दो किसका, अल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन कर दो। कह रहे हैं N1 पे करोगे, C6 पे करोगे, C5 पे या C2 पे, किस पे अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करोगे तो हमारा लिपिड सोल्युबिलिटी बार्बिट्यूरेट्स का बढ़ेगा। तो भाई हम कार्बन नंबर 5 पे जब अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो हमारा लिपिड सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगा बार्बिट्यूरेट्स का, कार्बन नंबर 5 पे, है ना। तो 5 पे हम लोग क्या करते हैं 5,5 डाई सब्स्टिट्यूशन करते हैं, है ना। एक तो अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करा देंगे, दूसरा अल्काइल ग्रुप को इज क्रिटिकल फॉर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी एंड लिपोफिलिसिटी एज अ लेंथ ऑफ अल्काइल साइड चेन एट कार्बन नंबर 5 इन। जितनी अल्काइल चेन की लेंथ बढ़ेगी अप टू 6 to 10 टोटल कार्बन आइटम लिपिड सोल्युबिलिटी कॉन्सिक्वेंटली हिप्नोटिक पोटेंसी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ऑप्शन तुम्हारा हो गया अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराना है कार्बन नंबर 5 की पोजीशन पे, है ना। नेक्स्ट है विच एंजाइम टेस्ट वुड आ डॉक्टर मोस्ट लाइकली ऑर्डर टू, है ना। चेक फॉर पॉसिबल बोन डिजीज। अभी देखा तुमने बोन डिजीज के लिए, है ना, अल्कलाइन फॉस्फेटेज देखा था ना। बोन डिसऑर्डर्स के लिए हम किसको देखेंगे, किससे पता लगेगा बोन में कोई दिक्कत हो रखी है, किसका लेवल बढ़ेगा जब हमें पता लगेगा। अल्कलाइन फॉस्फेटेज था बच्चा, इसका लेवल बढ़ने से हमें पता लगा था बोन में कोई प्रॉब्लम हो रखी है। एलिनिन अमीनो ट्रांसअमीनेज, क्रिएटिनिन काइनेज या अमाइलेज। तो हमारा ऑप्शन 1 हो गया अल्कलाइन फॉस्फेटेज। प्राइमरी एंजाइम टेस्ट ऑर्डर टू डिटेक्ट और मॉनिटर बोन डिजीज जैसे पैगेट डिजीज हो गया, ऑस्टियोमलेशिया, ये सब हो गए। एलिनिन एमिनो ट्रांसफरेज ये डिटेक्ट करता है लीवर डैमेज को। क्रिएटिनिन काइनेज डिटेक्ट करेगा हार्ट के डैमेज को। अमाइलेज डिटेक्ट करेगा पैनक्रियाटिक डिजीज को। तेरा फॉलोइंग इज अ फिजिकल मॉडिफिकेशन टेक्निक सोल्युबिलिटी एनहेंसमेंट के लिए बच्चों, सोल्युबिलिटी एनहेंसमेंट की टेक्निक है ना, उसमें से फिजिकल मॉडिफिकेशन टेक्निक क्या है। यूज ऑफ बफर को यूज कर लोगे, सोल्ट फॉर्मेशन करोगे, डेरिवेटाइजेशन या माइक्रोनाइजेशन। भाई हमें फिजिकल मॉडिफिकेशन बताना तो ये माइक्रोनाइजेशन हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा।
माइक्रोनाइजेशन फिजिकल मॉडिफिकेशन में सॉल्बिलिटी एनहांसमेंट के लिए इस टेक्निक में हम पार्टिकल साइज को कम करा रहे हैं बच्चों, टिपिकली टू लेस देन 10 माइक्रोन यूजिंग मिलिंग टेक्निक, जैसे कि जेट मिल, बॉल मिल को यूज़ करके, जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ेगा, डिसोल्यूशन रेट बढ़ेगा, है ना। आप बफर को यूज़ करते हो, सोल्ट फॉर्मेशन, डेरिवेटाइजेशन, ये सारे जो टेक्निक है केमिकल मॉडिफिकेशन होते हैं, है ना। दिस मेथड इन्वॉल्व द ऑल्टरिंग द केमिकल नेचर ऑफ ड्रग टू इम्प्रूव इट्स सॉल्युबिलिटी, ओके। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टी-लोवरी कंसेप्ट, वट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड। ब्रोंस्टी-लोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं बच्चों, एसिड्स प्रोटोन डोनर होते हैं, प्रोटोन को डोनेट करते हैं। बेस क्या होते हैं बच्चों, प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं, प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं। एसिड्स प्रोटोन डोनेट करेंगे, जैसे कि आप HCl में देखोगे H+ बन जाएगा, Cl- बन जाएगा, है ना। तो एसिड्स क्या करेंगे, प्रोटोन डोनेट करते हैं, बेस प्रोटोन एक्सेप्ट करते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रोंस्टी-लोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स आर प्रोटोन डोनर, डोनेट अ प्रोटोन, बिल्कुल करेक्ट है। इसको प्रोटोन कंसेप्ट भी कहते हैं, ब्रोंस्टी-लोवरी कंसेप्ट को हम प्रोटोन कंसेप्ट भी कहते हैं। एसिड्स प्रोटोन डोनेट करेंगे, बेस जो है वो प्रोटोन एक्सेप्ट करेंगे, है ना। बाकी इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट आपका लेविस एसिड बेस कंसेप्ट, लेविस कंसेप्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट होता है। उसमें हमने लेविस कंसेप्ट में क्या पढ़ा है, एल बेड से याद रखते हो, बेस इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, बेस इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, एसिड्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, ये आपका लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, जिसे आप इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट कहते हो। बाकी एक अरीनियस कंसेप्ट है, जिसमें हम देखते हैं कि ये H+ आयन जो देते हैं वो एसिड्स है, OH- देता है जो बेस होते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा हो गया ब्रोंस्टी-लोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स प्रोटोन डोनर होते हैं। नेक्स्ट देखो, आपने क्या बताना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है एस्पिरिन का इन प्लेटलेट इनहिबिशन इज वाया। तो वही एंटी प्लेटलेट का क्लासिफिकेशन मैंने तुमको पढ़ाया है ना। तो उसमें जो एस्पिरिन एंटी प्लेटलेट कैसे काम करती है बच्चों, थ्रोम्बोक्सेन्स की सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है, कैसे भाई, कॉक्स को इनहिबिट करा के, है ना। साइक्लोऑक्सीडेज इनहिबिशन बिल्कुल से, फिब्रिनोलिसिस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, विटामिन के का इनहिबिशन नहीं होगा। यहाँ पर तुम्हारा सिंपल सा ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। फॉलोइंग एग्जाम्पल है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट में, भाई तुमने स्ट्रोंटियम क्लोराइड को पढ़ा होगा, बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत बार आने वाला, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। स्ट्रोंटियम क्लोराइड डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है। प्राइमरी फिजियोलॉजिकल फंक्शन ACTH का बताना है इन द एड्रिनल कोर्टेक्स। एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन होता है, एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स को स्टिमुलेट कराएगा कि भाई तू अपने हार्मोन प्रोड्यूस कर, है ना। तो कोर्टेक्स जो एड्रिनल ग्लैंड के आप पढ़ते हो, इनर मेडुला आउटर कोर्टेक्स पार्ट होता है। कोर्टेक्स से आप लोगों ने पढ़ा है मिनरलोकोर्टिकोड, ग्लूकोकोर्टिकोड और सेक्स स्टीरॉइड्स जो है प्रोड्यूस होते हैं, है ना। तो बताओ, प्रमोशन ऑफ स्टीरोजेनेसिस बिल्कुल सही है। इनिबिशन कोर्टिसोल के रिलीज को इनिबिट नहीं कराएगा, स्टिमुलेट इंसुलिन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट नहीं करेगा, सप्रेशन एंडोर्फिन सिंथेसिस नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन 1 प्रमोशन ऑफ स्टीरोइडोजेनेसिस, स्टीरोइड के हार्मोन की सिंथेसिस, है ना, उसको प्रमोट कर रहा है भाई ACTH। एड्रिनल तुम्हारे जो ACTH है ये पिट्यूटरी की एंटीरियर लोब का हार्मोन है बच्चों, पिट्यूटरी की एंटीरियर लोब का, ठीक है, याद रखना ACTH। तो ऑप्शन 1 हो गया। प्राइमरी फिजियोलॉजिकल फंक्शन ACTH का क्या होता है, एंड एड्रिनल कोर्टेक्स इज द प्रमोशन ऑफ स्टीरोजेनेसिस स्पेशली बाय स्टिमुलेट कराएगा जोना फेसिकुलाटा और जोना रेटिकुलरिस टू प्रोड्यूस कोर्टिसोल एड्रिनल एंड्रोजेंस, ओके। कह रहा हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल इरिथ्रोसाइट्स कंट्रीब्यूट डेवलपमेंट ऑफ जॉन्डिस इन सर्टेन डिजीज। भाई एबनॉर्मल इरिथ्रोसाइट्स है तो वो कैसे जॉन्डिस को डेवलप कराने में, मतलब जॉन्डिस उनकी वजह से डेवलप होगा, एबनॉर्मल इरिथ्रोसाइट्स कैसे जॉन्डिस करा देंगी। कह रहे इरिथ्रोसाइट सिंथेसाइज एल्बुमिन विच एक्यूमुलेट, ऐसा नहीं होता। इरिथ्रोसाइट रेगुलेट ब्लड प्रेशर कोजिंग पिगमेंट चेंज, भाई नहीं करेंगी। इंक्रीज ब्रेक डाउन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, का ब्रेक डाउन बढ़ जाएगा, भाई वो एबनॉर्मल है उनका ब्रेक डाउन बढ़ेगा, जिससे कि बिलीरुबिन का प्रोडक्शन होगा बच्चों, जिससे तुम्हारा जॉन्डिस का कारण बनेगा आगे जाके। इरिथ्रोसाइट सिक्रेट करती है इंसुलिन अफेक्टिंग, ऐसा नहीं होता। ऑप्शन तुम्हारा 3 बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे अगर तुम्हारी इरिथ्रोसाइट्स RBCs एबनॉर्मल है ना तो वो बहुत ज़्यादा क्या होंगी, फ्रजाइल हो जाएंगी, उनकी शेप ऑल्टर हो जाती है, जिससे क्या हो जाएगा, उनका प्री मैच्योर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा बच्चों, हीमोलिसिस हो जाएगा। अब RBCs टूट रही हैं तो इनके टूटने से क्या बनता है, इससे हमारा हीमोग्लोबिन रिलीज होगा, हीमोग्लोबिन कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन में जो कि येलो पिगमेंट होता है।
कह रहे लीवर कैन नॉट प्रोसेस या कॉन्जुगेट एक्सेसिव अमाउंट। अब बहुत सारा हमारा बिलीरुबिन बन गया, अब लीवर इतने सारे बिलीरुबिन को कॉन्जुगेट नहीं कर पा रहा है ना, तो इस एक्सेसिव अमाउंट के बिलीरुबिन को जो प्रोड्यूस हो रहा है रैपिड हीमोलिसिस की वजह से, तो लीवर इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है ना, जिससे क्या हो जाता है, ये एक्यूमुलेट हो जाएगा बिलीरुबिन ब्लड में, टिश्यूज में, जिसे कि हम जॉन्डिस कहते हैं। ओके, दिस टाइप ऑफ जॉन्डिस, हम इस टाइप के जॉन्डिस को बोलते हैं हीमोलिटिक जॉन्डिस या प्री हिपैटिक जॉन्डिस बोलते हैं, जो कहाँ पर देखने को मिलता है हमें कंडीशंस जैसे कि सिक्कल सेल एनीमिया है ना, जिसमें आरबीसी का शेप सिक्कल के जैसा हो जाता है, थैलेसेमिया में, स्फेरोसाइटोसिस में और एंड फॉलोइंग इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। ओके, नेक्स्ट है विच रिएक्शन इंट्रोड्यूस है मिथाइल ग्रुप टू आइसोक्विनोलिन रिंग में मिथाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए कौन सा रिएक्शन है, विटिगे, कैनिजारो, एल्डोल नहीं होते भैया, डायरेक्ट CH का तुम मिथाइलेशन करा दो, ऑप्शन आपका 4 होगा। कह रहे मॉडर्न सिंथेटिक मेथड सच एज दोज यूजिंग PD या IR कैटलिस्ट है ना, PD मतलब लेड है ना, अलाउ फॉर द डायरेक्ट फंक्शनलाइजेशन CH ग्रुप एट द वन पोर्शन ऑफ आइसोक्विनोलिन विद मिथाइल ग्रुप। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज लूप डायूरेटिक यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा। लूप डायूरेटिक कौन सा दे रखा है बच्चों तुम्हें, जो कि एडिमा को ट्रीट करने के लिए यूज कर रहे हो, है ना। लूप डायूरेटिक जो होते हैं हाई सीलिंग डायूरेटिक या हाई एफिकेसी डायूरेटिक इन्हें कहते हैं, है ना। तो ये अमाइलोराइड तो पोटाशियम स्पैरिंग में आता है, फ्यूरोसिमाइड करेक्ट आंसर हो गया। स्पाइनोलैक्टोन जो एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट से भी पोटाशियम स्पैरिंग में आता है, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड थायजाइड्स में आता है। लूप डायरेटिक्स में हमारा फ्यूरोसिमाइड आता है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। पेशेंट प्रेजेंट्स अ प्रिस्क्रिप्शन दैट इज मिसिंग द डोजेज इन्फॉर्मेशन। जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें डोजेज इन्फॉर्मेशन मिस है, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट एक्शन ऑफ फार्मासिस्ट। अब भाई हमारे फार्मासिस्ट क्या करेगा, कह रहा एज्यूम कर लेगा स्टैंडर्ड डोज, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। कॉल करेगा प्रिस्क्राइबर को टू कंफर्म द डोज, बिल्कुल सही है। आस्क द पेशेंट टू चूज द डोज, ऐसा नहीं होता। डिस्पेंस विदाउट डोजेज, ऐसा भी नहीं होता बच्चों, ऑप्शन 2। कॉल करेगा हमारा फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइबर को टू कंफर्म द डोजेज, ओके, ऑप्शन 2 करेक्ट है। विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द लेबलिंग रिक्वायरमेंट फॉर आयुष AYUSH ड्रग्स एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945, बताइए। लेबल मस्ट शो ओनली कंपोजिशन एंड एक्सपायरी, ओनली लिख दिया भाई। लेबल मस्ट स्पेसिफाई ओनली लाइसेंस नंबर, भाई ओनली लिख दिया। लेबल मस्ट स्पेसिफाई, मस्ट बच्चों मस्ट स्पेसिफाई स्टोरेज कंडीशंस फॉर द ड्रग, बिल्कुल सही है। फिर कह रहे हैं यहाँ पे भी ओनली लिख दिया रिटेल प्राइस, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ रिटेल प्राइस और बैच नंबर और भाई स्टोरेज कंडीशंस भी तो होनी चाहिए, ऑप्शन 3 करेक्ट है। ओके, अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स विच बिहेवियर बेस्ट रिफ्लेक्ट द फार्मासिस्ट ओथ, बताओ। विद होल्डिंग इंपॉर्टेंट ड्रग इन्फॉर्मेशन, भाई गलत है। रिकमेंडिंग अननेसेसरी मेडिकेशंस फॉर प्रॉफिट, इग्नोर करेगा पेशेंट के क्वेश्चन। प्रोवाइड करेगा भाई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट मेडिसिन टू पेशेंट्स, है ना, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लामेशन के दौरान व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इंक्रीज्ड वास्कुलर परमेबिलिटी इन द अफेक्टिव टिश्यू, है ना। मेन पर्पस बताना है जो इंक्रीज होती है वैस्कुलर परमेबिलिटी अफेक्टेड टिश्यू में। कह रहे टू प्रमोट क्लोट फॉर्मेशन इन द वेसल, टू लिमिट ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यू, रिड्यूस ब्लड प्रेशर या फिर टू अलो प्लाज्मा प्रोटीन एंड ल्यूकोसाइड्स टू एग्जिट द ब्लड स्ट्रीम एंड एंटर द टिश्यू। आंसर करेक्ट है बिल्कुल 4, ऑप्शन 4। कह रहा है ये प्रोसेस जो होता है पार्ट ऑफ वैस्कुलर फेज ऑफ इन्फ्लामेशन फैसिलिटेट्स द डिलीवरी ऑफ इम्यून सेल्स जैसे कि न्यूट्रोफिल्स एंड प्रोटीन्स लाइक कॉम्प्लीमेंट एंटीबॉडीज टू साइट ऑफ इन्फेक्शन या इंजरी विच इज क्रिटिकल फॉर फाइटिंग पैथोजेंस, रिमूविंग डैमेज सेल्स एंड इनिशिएट टिश्यू रिपेयर। लीकेज ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूइड इज नोन एज एक्सीडेट एंड लीड टू एडिमा या स्वेलिंग। ओके, कह रहे विच रेडिएशन मैथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्टरलाइज करना डिस्पोजेबल मेडिकल सप्लाईज को स्टरलाइज करने के लिए कौन सा रेडिएशन। भाई रेडिएशन में हम लोग पढ़ते हैं गामा रेडिएशन यूज करोगे, इंफ्रारेड माइक्रोवेव अल्ट्रावोलेट नहीं, हम भाई हम गामा रेज यूज करेंगे। ओके, ऑप्शन 4। विच ओपियोइड रिसेप्टर सब टाइप प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल वैसोडाइलेशन के लिए, है ना। तो भाई देखो तुम्हें μ1 μ2 μ3 दे रखे, इनमें से आंसर होगा, कप्पा 1 तो होगा नहीं, है ना।
ये μ3 होता है भाई तुम्हारा ऑप्शन, म्यू कप्पा ओपियोइड के रिसेप्टर, म्यू कप्पा और डेल्टा, है ना, ये ओपियोइड के रिसेप्टर होते हैं। तो ये म्यू रिसेप्टर की बात हो रही है। कह रहे μ1 एनाल्जेसिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, μ2 रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और कॉन्स्टिपेशन के लिए, और μ3 जो होता है वो एनो मीडिएटेड वैसोडाइलेशन कराता है। ओके, ड्यूरिंग बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन विच मॉलिक्यूल रिड्यूस एट द फाइनल स्टेप ऑफ रेस्पिरेटरी चेन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। फाइनल स्टेप पर बच्चों कौन सा मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है? ग्लूकोज, NADP, ATP नहीं होगा भाई, ये हमारा ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। कह रहे फाइनल स्टेप जो होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, ETC बोलते हो। ऑक्सीजन जो होता है एक्ट एज टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, रिसीव करता है लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 4 से, लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा कॉम्प्लेक्स 4 से, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज से, और कंबाइन करेगा विद हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन से कंबाइन करेगा फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू बी रिड्यूस इनटू वाटर में रिड्यूस हो जाएगा। ये रिडक्शन इसेंशियल होता है फॉर मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विच पावर द प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर फॉर ATP सिंथेसिस। ओके, कह रहा व्हाट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द कह रहा CCSE, जो CPCSE था ना उसी को ये वही है ये, अब ये CCSE है ना, रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स एज स्टेटेड इन चैप्टर 4 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। बताइए, कह रहे हैं टू प्रमोट एनिमल एक्सपेरिमेंट्स इन इंस्टीट्यूशंस, टू एंश्योर एनिमल आर नॉट सब्जेक्ट टू अननेसेसरी पेन और सफरिंग, रजिस्टर एनिमल एज स्पीसीज फॉर एक्सपेरिमेंट, या प्रोवाइड फंडिंग फॉर एनिमल एक्सपेरिमेंट्स। तो ये हो जाएगा टू एंश्योर एनिमल्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू अननेसेसरी पेन या सफरिंग। ऑप्शन 2 करेक्ट है। करेक्ट, अकॉर्डिंग टू चैप्टर 4 सेक्शन 17 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, इट इज अ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द कमिटी, जो कि कौन सी कमिटी है? CCSE, जो कि पहले क्या कहते थे इसको? CPCSE, है ना, कमिटी फॉर द क्या था? कमिटी फॉर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ एनिमल टाइप्स, है ना। तो जो अब है CCSE। तो कह रहे हैं इसकी ड्यूटी क्या है? टू टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स टू एंश्योर दैट एनिमल्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू अननेसेसरी पेन और सफरिंग before, during or after experiment. This the act explicitly empower the committee to supervise and control experiment to maintain human standards and ethical treatment. Okay, correct. Pharmacist must be knowledgeable about which of the following regulatory areas to ensure compliance in professional practice. बताइए, फार्मासिस्ट को नॉलेज होनी चाहिए अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से रेगुलेटरी एरियाज की टू एंश्योर कंप्लायंस इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस। बताओ, ड्रग कंट्रोल एंड फार्मेसी लेजिस्लेशन बिल्कुल सही है, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन, या फिर कंट्रोल टैक्सेशन, या फिर एग्रीकल्चर। नहीं भैया, ऑप्शन 1 ही सही लग रहा है भैया हमें तो। ड्रग कंट्रोल और फार्मेसी लेजिस्लेशन है ना, फार्मासिस्ट को नॉलेज होनी चाहिए ड्रग कंट्रोल फार्मेसी लेजिस्लेशन टू एंश्योर कंप्लायंस इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस। ओके, अब HLB वैल्यू पे क्वेश्चन बना भाई। HLB वैल्यू पूछिए हमसे, सर्फेक्टेंट यूज फॉर ऑयल इन वाटर की भाई कितनी बार आई है? ऑयल इन वाटर की मैंने तुमको बताया था, ऑयल इन वाटर वाले की ज़्यादा होगी और वाटर इन ऑयल वाले की कम होगी। इनकी 3 से 6, इनके 8 से 16, या फिर 8 से 18, जो भी ऑप्शन में होता है। अभी तुम्हें 8 से 18 मिला है। 1 से 3 एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स की थी बच्चों तुम्हारी, 3 से 6 जो है इसकी WO वाटर इन ऑयल एमल्सिफाइंग एजेंट्स की थी, है ना, और 15 से 20 भी है यहाँ पर। ऑप्शन 1 8 से 18 हो गया। बाकी देख लो एक बारी, 15 से 20 वाली जो है ये मतलब 16 से 18 सोलुलाइजिंग एजेंट की है ना। डिटर्जेंट्स की 13 से 15, वेटिंग एजेंट्स की 7 से 9। बाकी इनकी तो देखो कितनी बार आया। देखो बच्चों, जो देखो गुजरात का जूनियर फार्मासिस्ट का एग्जाम था ना, इसमें पिछली बार तुम्हें एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स का पूछा था, है ना, 0.5 से 3, अभी 1 से 3। फॉर्मिंग एजेंट्स का 8। अब वोटरिन ऑयल वाले का 3 से 6, ये अभी पूछा गया था रिसेंटली। और मतलब इसके ऊपर देखो क्वेश्चन बन ही रहे हैं, देखो कितनी बार पूछा है, देख लो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई तुम्हारा HLB। देखो GPAT में भी क्वेश्चन बना था अभी रिसेंटली। ओके, विच कंपाउंड इनिबिट कराता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन NADH और कोएंजाइम Q के बीच में? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को इनिबिट करा रहा है। रोटिनोन कराएगा, एंटीमाइसिन A कराएगा, साइनाइड कराएगा, या ओलिगोमाइसिन? कौन कराएगा भाई? ये रोटिनोन कराता है, रोटिनोन। ऑप्शन 1 हो जाएगा। कह रहे रोटिनोन पोटेंट इनिबिटर है कॉम्प्लेक्स 1 का, NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडोरेक्टेज इन द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में स्पेसिफिक ब्लॉक करा देगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयन सल्फर सेंटर ऑफ कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स Q, thereby halting the oxidation of NADH। ओके, एंटीमाइसिन A जो दे रखा है ये कॉम्प्लेक्स 3 को इनिबिट कराएगा, ब्लॉक कराता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कोएंजाइम Q जो यूबिक्विनोन से कोएंजाइम साइटोक्रोम C तक।
फिर साइनाइड क्लासिकल इनहिबिटर है कॉम्प्लेक्स 4 का, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज का, बाइंड टू हीम ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स, प्रिवेंट कराएगा फाइनल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन। ओलिगोमाइसिन जो है बच्चों ये हमारा क्या है, ये मतलब कि इनिबिटर नहीं होता इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, खुद से कोई इनिबिटर नहीं होता, ये क्या करता है, इनिबिट करता है बच्चों एटीपी सिंथेज को कॉम्प्लेक्स 5 बाय ब्लॉकिंग एफ नोट सब यूनिट विच प्रिवेंट प्रोटॉन फ्लो एंड स्टॉप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ओके, नेक्स्ट है विच ऑर्गन डिसफंक्शन इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम मोस्ट लाइकली टू एसोसिएट विद येलो डिसकलरेशन हो जाएगा स्किन और आइज का, डार्क हो जाएगा यूरिन और पेल स्टूल। ये तुम्हारा जॉन्डिस के केस में होता है, तो कौन से ऑर्गन का डिसफंक्शन हो रहा है, कौन सा ऑर्गन का डिसफंक्शन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पैनक्रियाज, स्टमक, लीवर या कोलोन, तो भाई ये तुम्हारा लीवर होगा इसके लिए, तो है ना ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे विच सिम्टम इंडिकेट सीवियर डाइसल्फिराम अल्कोहल रिएक्शन रिक्वायर मेडिकेशन अटेंशन, ड्राई माउथ और हेडेक नहीं होता, स्किन रैश, इचिंग, इंसोम्निया, एक्साइटमेंट नहीं होता बच्चे, इसमें हाइपोटेंशन हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा ऑप्शन 4। ओके, विच वायरस कोज एड्स कोज कराता है भाई, जो हमारा HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस, हेपेटाइटिस B, एब्स्टिन बार नहीं होगा, ऑप्शन 1 करेक्ट है। सिंपल सा, हु हैज अथॉरिटी टू ऐड और ओमिट सब्सटेंस फ्रॉम लिस्ट ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस अंडर द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985, बताओ किसके पास है पावर जो कि तुम्हारे सब्सटेंस को ऐड कर सकता है या ओमिट कर सकता है, जो हमारी NDPS जो नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट में जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की लिस्ट है ना, तो भाई ये पावर है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल पुलिस नहीं होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। विच मेडिसिनल गैस मोस्ट कॉमनली यूज करते हो टू रेगुलेट द एसिडिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन मेडिकल ट्रीटमेंट में, बॉडी फ्लूइड की एसिडिटी को रेगुलेट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, तो भाई हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है क्रूशल फॉर कंट्रोलिंग ब्लड का pH, कंबाइन करेगी वाटर से बॉडी में टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, जो हेल्प करता है मेंटेन द बॉडीज एसिड बेस बैलेंस। कह रहे विच मैकेनिज्म लीड टू डिक्रीज एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी बाय लोअरिंग एंजाइम की कंसंट्रेशन, कम होने से एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी, कौन से मैकेनिज्म से, कह रहे एंजाइम का जो स्टेबलाइजेशन होगा उससे कम होगी एंजाइम की कंसंट्रेशन, एंजाइम की एक्टिवेशन से कम होगी, इंडक्शन से कम हो गया, डिग्रेडेशन से, तो भाई डिग्रेडेशन से कम होगी एंजाइम की कंसंट्रेशन, तो ऑप्शन 4 सिंपल सा हो गया। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इंक्रीज द रिस्क ऑफ टॉक्सिटी फ्रॉम कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की टॉक्सिटी को बढ़ा देगा, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस है भाई, आपका अगर पोटाशियम कम है, हाइपोकैलेमिया है, तो डिजिटालिस तुम्हारे जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड की टॉक्सिटी बढ़ जाती है हाइपोकैलेमिया के केस में। ओके, यहाँ पर ऑप्शन 1 तुम्हारा सिंपल सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच एंजाइम सप्लीमेंट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर पेशेंट हैविंग डिफिकल्टी इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन ड्यू टू लो गैस्ट्रिक एंजाइम लेवल, बताइए कौन सा एंजाइम सप्लीमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट है ऐसे पेशेंट्स के लिए जो जिनमें क्या प्रॉब्लम हो रही है कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे बच्चों, है ना, लो गैस्ट्रिक एंजाइम लेवल, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने वाला एंजाइम था वो कम हो गया, तो क्या करोगे भाई हम क्या करेंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने वाला एंजाइम दे देंगे, और तो क्या ही करें, पेप्सिन, यूरोकाइनेज, सिराटियोपेप्टाइडेज या स्ट्रिप्टोकाइनेज। देखो ये तुम्हारे फिब्रिनोलिटिक्स में आते हैं, स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, इनका तो यहाँ पर काम नहीं है, तो भाई प्रोटीन को तोड़ना, तो प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम दो, पेप्सिन दे दो, प्रोटीन को तोड़ देगा, सिंपल सा ऑप्शन 1 हो गया तुम्हारा, है ना। पेप्सिन कह रहे हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट एंजाइम सप्लीमेंट पेशेंट्स हैविंग डिफिकल्टी, जिनको है प्रोटीन को तोड़ने में ड्यू टू लो गैस्ट्रिक एंजाइम लेवल, पेप्सिन स्टमक का एंजाइम है, स्पेसिफिकली तोड़ देगा प्रोटीन को स्मॉलर पेप्टाइड में ड्यूरिंग डाइजेशन। यूरोकाइनेज, स्ट्रिप्टोकाइनेज हमारे फिब्रिनोलिटिक्स होते हैं जो कि ब्लड के क्लोट को डिसोल्व कराते हैं, और सिराशियोपेप्टाइडेज हमारा इन्फ्लेमेशन के लिए यूज होता है। विच ग्लैंड रिलीज कराती है बच्चों एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन को बॉडी में, एड्रिनोकोर्टिको ACTH एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, मैंने तुमको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, ACTH एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करा रहा है कि भाई तू अपने हार्मोन प्रोड्यूस करा, लेकिन ये खुद कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ये हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब के जब तुमने हार्मोन पढ़े होंगे वहाँ पर तुमने ग्रोथ हार्मोन पढ़ा होगा, ACTH पढ़ा होगा, ये ACTH वही एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है ना, तुमने FSH पढ़ा होगा, LH पढ़ा होगा,
प्रोलैक्टिन पढ़ा होगा, एक और बच गया TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सारे हार्मोन तुमने पढ़े होंगे। तो क्या है, एंटीरियर लोब है तुम्हारी पिट्यूटरी की, पोस्टीरियर नहीं होती बच्चों। पोस्टीरियर लोब जो होती है ना, यहाँ से तो तुम्हारे 2 हार्मोन बताए मैंने तुमको। कौन कौन से बताए? 2 हार्मोन, एक तो वैसोप्रेसिन बताया, दूसरा ऑक्सीटोसिन बताया, है ना, दोनों ही नोनापेप्टाइड होते हैं। ओके, बाकी एड्रिनल कोर्टेक्स पे तो एक जाके एक्ट करेगा ही, कोर्टेक्स को स्टिमुलेट ही कराना है कि भाई तू अपने हार्मोन प्रोड्यूस करा, है ना, बाकी थायराइड ग्लैंड नहीं होगा। ओके, यहाँ पर ऑप्शन 4 तुम्हारा सिंपल सा करेक्ट है। विच ब्रेन रीजन इज मोस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ डोपामिन? भाई डोपामिन के प्रोडक्शन सबसे बहुत ज़्यादा मतलब मोस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ डोपामिन, हाइपोथैलेमस, अमेग्डाला, सब्सटेंशिया निग्रा या सेरिबेलम। तो आप पढ़ते हो ना पार्किंसंस में डोपामिन का लेवल कम हो जाता है सब्सटेंशिया निग्रा पार्स कॉम्पैक्टा में, है ना। तो ये वही है कि यहाँ पर ही होता है डोपामिन का प्रोडक्शन, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, है ना। तो डोपामिन का यहाँ पर कमी हो जाता है, तो उससे पार्किंसन डिजीज आपको पता ही है। विच पैरामीटर रेफर्स टू मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ए ड्रग कैन प्रोड्यूस रिगार्डलेस ऑफ डोज, है ना। जो मैक्सिमम इफेक्ट एक ड्रग प्रोड्यूस करता है ना, मैक्सिमम इफेक्ट, तो उसे क्या कहोगे? ड्रग का एफिकेसी, ड्रग का मेटाबॉलिज्म, ड्रग का ऑनसेट, ड्रग का पोटेंसी। पोटेंसी का मतलब है कितना डोज तुम्हें चाहिए इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। जितनी कम डोज पे तुम्हारी ड्रग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी वो उतनी ज़्यादा पोटेंट होती है ना। और जो मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ना बच्चों, वो तुम्हारा होता है ड्रग का एफिकेसी होता है। ओके, तो एफिकेसी का मतलब होता है मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ड्रग जो प्रोड्यूस करती है रिगार्डलेस ऑफ डोज। इट रिप्रेजेंट द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू एक्टिवेट रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। ओके, आप कह रहे टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो भाई इसे सिंपल सा हम बॉइलिंग पॉइंट ही तो बोलते हैं, तो ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। सिंपल सा क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। वट इज द टर्म यूज फॉर एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज ए सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड से लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर? तो लेटेंट हीट होता है, कौन सा है? लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, फ्यूजन, वेपोरेशन, कंडेंसेशन। तो ये होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बच्चों, इसको कहा जाता है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज ए सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, विच प्लाज्मा कॉम्पोनेंट वाइटल है ब्लड की क्लोटिंग के लिए? कौन सा प्लाज्मा कंपोनेंट जरूरी है भाई? फिब्रिनोजन जरूरी है, बिल्कुल है। यूरिया, ग्लोबुलिन या एल्बुमिन नहीं होगा। ऑप्शन 1 तुम्हारा फिब्रिनोजन जो होता है ये वाइटल है भाई ब्लड की क्लोटिंग के लिए, ऑप्शन 1 करेक्ट है। विच टाइप ऑफ सब स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड टू हैव हाईएस्ट 3 डायमेंशनल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट इन मटेरियल? कह रहा लिक्विड स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइज्ड होते हैं, गैसेस या मोर्फस। तो ये हमारे होते हैं क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर जो होते हैं is considered to have highest 3 dimensional ordered arrangement in materials. Okay, crystallized structure जो होता है, crystalline solids जो होते हैं, defined by highly ordered repeated 3 dimensional arrangement of atom, ions और molecules. Okay, hydrated crystalline powder when exposed to dry air during storage develop a white crystalline deposit on its surface ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बच्चों ये फिनोमिना क्या है? सब्लिमेशन तो फ्रीज ड्राइंग सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन होती है विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड, ये नहीं होगा। हाइग्रोस्कोपिसिटी का मतलब होता है मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करना। डेलिक्वेसेंट का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जो इतना मॉइस्चर ऑब्जॉर्व कर ले कि वो लिक्विफाई ही हो गए। ये होता है इफ्लोरेसेंस होता है बच्चों। लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नोन एज इफ्लोरेसेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ्लोरेसेंस में क्या होता है? हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स जो होते हैं लॉस करते हैं द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू द एटमॉस्फेयर अपॉन एक्सपोजर टू एयर, टिपिकली बिकमिंग ए वाइट पाउडरी अमोर्फस सब्सटेंस। ओके, व्हाट टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड इन बोथ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन प्रोसेस में हमारा पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिलता है। कौन सा बच्चों? पॉजिटिव फीडबैक चाइल्ड बर्थ के दौरान और मिल्क इजेक्शन की प्रोसेस के दौरान। ओके, एंजाइम दैट ट्रांसफर करते हैं फॉस्फेट ग्रुप को फ्रॉम एटीपी से अनदर मॉलिक्यूल क्लासिफाइड। ट्रांसफर कर रहे हैं भाई फॉस्फेट ग्रुप को, है ना। तो कौन से एंजाइम है? आइसोमरेज तो आइसोमराइजेशन रिएक्शंस को कैटलाइज कराते हैं। हाइड्रोलिसिस कराएंगे। ट्रांसफरेज ट्रांसफर कराएंगे किसी भी ग्रुप को, या फिर लाइज। तो कह रहे हैं ट्रांसफर करा रहे हैं फॉस्फेट ग्रुप को। तो ये ट्रांसफरेज ही होगी, किसी भी ग्रुप को ट्रांसफर कराए, चाहे अमीनो को कराए चाहे फॉस्फेट को कराए, ट्रांसफर ही तो करा रहे हैं, है ना। तो ये ट्रांसफरेज हो गए। कह रहे विच टाइप ऑफ फैटी एसिड डज द रिचर्ड मीजल RM वैल्यू, इसको हम RM बोलेंगे। ओके, RM वैल्यू प्राइमरली एस्टिमेट इन फैट एंड ऑयल। कौन से टाइप के फैटी एसिड RM वैल्यू
जो है वो प्राइमरली एस्टिमेट करते हैं फैट एंड ऑयल्स में। तो हमारे कौन से नॉन वोलेटाइल एसिड्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड या अनसैचुरेटेड नहीं, शॉर्ट चैन वोलेटाइल फैटी एसिड्स को। ऑप्शन 2 हो जाएगा। आरएम वैल्यू प्राइमरली एस्टिमेट करते हैं शॉर्ट चैन वोलेटाइल फैटी एसिड फैट और ऑयल्स में। ये कैसे, इसको कैसे डिफाइन करोगे आरएम वैल्यू को? नंबर ऑफ मिलीलीटर ऑफ 0.1 नॉर्मल अल्कली NaOH या फिर KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द स्टीम वोलेटाइल वाटर सोल्यूबल फैटी एसिड डिस्टिल्ड फ्रॉम 5 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल सैंपल। ये मेथड जो होता है स्पेसिफिकली मेजर करता है वाटर सोल्यूबल वोलेटाइल फैटी एसिड्स को, जैसे कि बुटारिक एसिड हो गया, कैप्रोइक एसिड हो गया, जो कि हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है बटर में। ओके, आरएम वैल्यू को हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ बटर एंड डिटेक्ट करता है अडल्ट्रेशन ऑफ अदर एनिमल्स या वेजिटेबल फैट्स विच हैव मच लोअर आरएम वैल्यू। कह रहा मसल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग के लिए एक तो पढ़ते हो तुम क्या, डायफ्राम पढ़ते हो, दूसरे इंटरकोस्टल मसल। क्वेश्चन क्या है? मसल रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग आर इंटरकोस्टल मसल्स एंड द, वही है इंटरकोस्टल मसल्स। और डायफ्राम होता है जब तुम क्या करते हो, इनहेल करते हो एयर को, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखो डोम शेप का होता है डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्ट होके डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, फ्लैट शेप का हो जाएगा, है ना। जब तुम इनहेल करोगे एयर अंदर जाएगी, है ना, और फिर एक्सलेशन के दौरान वापस से रिलैक्स करके और जो ऊपर की तरफ मूव करता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स, जैसे रिब्स तुम्हारे 12 पेयर्स होती है, तो इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है तुम्हारी 11 पेयर्स होती है बच्चों। ओके, और डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स हमारी ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल मसल्स होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो गया। बाकी प्लूरा दे रखा है, ट्रैकिया या फेरिंग्स या फिर डायफ्राम। तो ऑप्शन 4 हो गया तुम्हारा डायफ्राम, है ना। ओके बच्चों, इतने क्वेश्चन हैं आज की वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।